નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ પર। આજે આપણે ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 4 ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો જેના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોશું। આપણી આ ચેનલ પર હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયો મૂકી દીધેલ છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં અને ઉપર આઈ બટનમાં મળી જશે। જોઈએ તેની અંદર સૌપ્રથમ અભ્યાસ। પ્રશ્ન નંબર 1, आश्रय स्पष्ट कीजिए। અહીં આપેલી છે, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। हे मातृभूमि के पुत्रों, तुमने इस देश को स्वतंत्र करने के लिए बड़ा संघर्ष किया है और अंत में तुम विजयी हुए हो। सचमुच तुम भारत माता के सपूत हो, लेकिन अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। युग युग से पराधीनता में रहते रहते यहाँ के देशवासियों के हृदयों में निराशा भर गई है। तुम्हें इस निराशा को दूर कर इन्हें आशा बंधानी है। पराधीनता के दरमियान यहाँ जो बर्बादी हुई है उसे दूर कर हर क्षेत्र में नया निर्माण करना है। प्रश्न नंबर 2, कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है? तो जवाब आवशे, कवि देश के सपूतों से कहते हैं कि देश स्वतंत्र हो चुका है, अब तुम्हें देश का नवनिर्माण करना है। स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुंचना है। देशवासी तुमसे बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं, तुम्हें इन्हें निराश नहीं करना है। तुम्हें लोगों में नए प्राण फूंकने हैं, विकास के नए रास्ते खोजकर तुम्हें देश का पिछड़ापन दूर करना है। इस प्रकार कवि ने देश के सपूतों को संदेश दिया है कि वे देश को एक नए युग में ले आए। प्रश्न नंबर 3, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है? उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो जवाब आवशे, रेलगाड़ियाँ, रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग, नदियाँ, अभयारण्य, पुरातत्व संबंधी संपत्ति आदि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। हम रेल संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। राजमार्गों की मरम्मत के लिए सरकार को पत्र लिखेंगे। हम लोगों को पानी का महत्व समझाकर उसका अपव्यय रोकेंगे। सरकार द्वारा संरक्षित इमारतों को नुकसान पहुंचते देखकर हम पुरातत्व विभाग को सूचित करेंगे। अभयारण्यों में रक्षित पशुओं का शिकार होते देखकर हम उससे संबंधित अधिकारियों का सावधान करेंगे। ત્યાર પછી જોઈએ તેનો સ્વાધ્યાય। પ્રશ્ન નંબર 1, નિમ્નલિખિત પ્રશ્નों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं? तो जवाब आवशे, सदियों के गुलामी के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है। कवि चाहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नवनिर्माण करें। वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरे, उनमें नए प्राणों का संचार करे, युग युग के मुस्कुराए हुए फूलों को नई मुस्कान दे, अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करे। वे तरह तरह का ज्ञान प्राप्त कर देश का भविष्य उज्जवल बनाए। इस प्रकार कवि माहेश्वरी जी धरा के सपूतों से अनेक अपेक्षाएं रखते हैं। त्यार पछी नंबर 2, कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? तो जवाब आवशे, दिलों के फूल स्वतंत्रता के प्रकाश में खिलते हैं। हमारा देश सदियों तक गुलामी के अंधेरे में रहा है। विदेशी शासक यहाँ के लोगों पर अत्याचार करते रहे। अन्याय और तरह तरह का शोषण सहते सहते लोग अपना स्वाभिमान खो बैठे। उनके दिलों में उदासी छा गई। कवि की इच्छा है कि ऐसे मुर्दा दिलों में फिर से नई जीवन का संचार हो। इस प्रकार कवि युग युग से लोगों के मुरझाए हुए हृदयों सुमनों पर नई मुस्कान देखना चाहते हैं। त्यार पछी नंबर 3, देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? तो जवाब आवशे, देश के नवनिर्माण का कार्य करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। इसके लिए मैं अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करूँगा। इस मंडल में माध्यम से साक्षरता का प्रसार किया जाएगा। निर्धन परिवारों के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक के
दी जाएगी। हम अपने मोहल्ले में एक वाचनालय खोलेंगे, यहाँ बैठकर लोग अखबार पढ़ सकेंगे। मंडल की तरफ से वृक्षारोपण किया जाएगा और समय समय पर आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे। नंबर 4, इस कविता में कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे? तो जवाब से उठो धरा के अमर सपूतों कविता की निम्नलिखित बातें में अपने जीवन में उतारना चाहूँगा। नंबर 1, मैं अपने देश से प्रेम करूँगा। बे, मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीऊँगा। नंबर 3, मैं सारे देशवासियों को अपना मानूंगा। नंबर 4, मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा। पढ़ लिख कर अपने ज्ञान का उपयोग देश की सेवा में करूँगा। मैं चाहूँगा कि मेरी योग्यता का लाभ देश को मिले। नंबर 5, मैं ऐसे काम करूँगा जिनसे देश का गौरव बढ़े। नंबर 6, मैं देश की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। प्रश्न नंबर 2, दिए गए काव्य को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। અહીં જે કાવ્ય છે તેને વાંચી નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। नंबर 1, हिमालय हमें क्या संदेश देता है? तो जवाब आवश्य हिमालय हमें यह संदेश देता है कि हम अपने निश्चित मार्ग पर डटे रहे। यदि हम अपने प्राण और पंथ पर टिके रहेंगे तो हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, यहाँ तक कि हम असंभव को भी संभव कर सकेंगे। नंबर 2, मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए? तो जवाब आवश्य मुसीबत आने पर हमें इससे भयभीत नहीं होना चाहिए, इससे घबराकर अपना प्राण और पंथ नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 3, कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है? तो जवाब आवश्य हिमालय ने सभी बाधाओं का डट कर मुकाबला किया, वह हर कठिनाई से लड़ा, वह कभी अपने पंथ से डिगा नहीं, इसीलिए कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा कहा है। त्यार पछी नंबर 4, इस काव्य का भावार्थ लिखिए। जीवन में अनेक बाधाएं और कठिनाएं आती है, हमें निडरता से उनका सामना करना चाहिए। जो मुसीबतों से बिना घबराए अपने प्राण और पंथ पर अटल रहते हैं वे असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं। नंबर 5, इस काव्य को योग्य शीर्षक दीजिए। तो जो ये योग्य शीर्षक हिमालय का संदेश। प्रश्न नंबर 3, चित्र के आधार पर कविता लिखिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का उपयोग हुआ है। तो જોઈએ તે कविता। धीरे धीरे बादल बरसे, फुलावरी में फूल खिले हैं, फिर तितली के पंख खुले हैं, वृक्षों ने नवजीवन पाया, बारिश ने है रंग जमाया, कोई न अब पानी को तरसे, धीरे धीरे बादल बरसे। प्रश्न नंबर 4, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। माँ खादी की चद्दर दे दो, मैं गांधी बन जाऊं, खड़ी कमर में मैं लटका लूं, आँखों को चश्मा पहना दूं, माँ छोटी सी लाठी दे दो, ठक ठक करता जाऊंगा। तो आ विडियोनी लिंक तमे तमारा मित्रों अने दोस्तोने जरूरथी शेर करजो। फरी मळीशुं आपणे पाठ नंबर 5 ना संपूर्ण सोल्यूशन साथे।